हेलो क्लास, माय नेम इज़ दिशा शिवाज एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में कि उसकी किडनी के अंदर पोजीशन क्या है, उनकी संख्या क्या है और नेफ्रॉन किस तरीके से हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी ले ली थी कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। ठीक है, ये हमारी किडनी की क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला था, क्योंकि हमारी किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। अब ब्लड को फिल्टर किडनी नहीं करती हैं, उनके अंदर जो मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन नाम की कोई स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो इस फंक्शन को करने का काम करते हैं। कौन से फंक्शन को? ब्लड को फिल्टर करने का जो काम है उसको हमारे नेफ्रॉन करते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या हो गई, हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो गई। और ये जो हमारा नेफ्रॉन है वो कुछ एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, वो जो नेफ्रॉन है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? उसके अंदर एक तो आता है ग्लोमेरुलस, दूसरा आता है बाउमेंस कैप्सूल, तीसरा आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हम पीसीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, पीसीटी। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा हमारा लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हम डीसीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डीसीटी हो जाएगी। उसके लास्ट जो हमारा पोर्शन आता है नेफ्रॉन का वो होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले और उसके अंदर ये जो डिफरेंट पार्ट हैं इनका फंक्शन क्या है और इनकी पोजीशन क्या होती है हमारी किडनी में, इसको देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि किडनी के अंदर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं और इसकी शेप साइज क्या कुछ होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या बनानी पड़ेगी, किडनी। ठीक है, ये क्या है, हमारी किडनी है। ठीक है, इतना तो सबको पता था कि जो हमारी किडनी है वो क्या है, एक बीन शेप्ड की ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। और इस बीन शेप्ड की जो ऑर्गन है उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई देखो इस तरीके से एक ब्लड वेसल आ रही होती है। उस ब्लड वेसल का क्या नाम बताया था हमने? ये जो ब्लड वेसल आ रही है इसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि देखो अगर किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करने का है तो कहीं ना कहीं से हमें इस ब्लड को लेके भी आना पड़ेगा। देखो किडनी का काम है ब्लड फिल्ट्रेशन का। अब ब्लड को वो फिल्टर करेगी कब? जब उसके अंदर ब्लड आएगा। और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? बॉडी तक सारे ब्लड को पहुंचाने का काम होता है हमारे हार्ट का। जब पिछले जो लेक्चर आए थे जहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हार्ट को बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, कहाँ से ये इसके अंदर ब्लड की एंट्री होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट कहाँ पे पंप करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप सबने वो सेशन देख रखा होगा हार्ट वाला। तो अभी के लिए क्या मानो आप, अभी के लिए ये समझो कि हमारी किडनी को करना है ब्लड फिल्टर। और ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी को सबसे पहले क्या चाहिए? ब्लड चाहिए है। अब ये जो ब्लड चाहिए वो उसको लाके कौन देगा? तो उसको देगा हार्ट। ठीक है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ठीक है, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट होता है कुछ इस शेप का, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल ही हार्ट बना रही हूँ। इसके 4 चैम्बर हैं। ये था लेफ्ट आर्टियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टियम और ये राइट वेंट्रिकल। इस साइड से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, इससे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। ठीक है, वो फिर राइट वेंट्रिकल में जा करके फिर वो लंग्स के पास जा रहा था हमारे। ठीक है, वहां से हार्ट, वहां से फिर क्या हो रहा था, जो हमारी लंग्स हैं वो ब्लड को, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा रही थी। मतलब वो ब्लड कैसा हो गया था हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हो गया था। अब वो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत थी हमारे हर एक बॉडी पार्ट को।
हमारे हर एक बॉडी पार्ट को उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत थी। अब लंग्स के पास इतनी पावर नहीं थी, ठीक है, हमारी लंग्स के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो हर एक बॉडी पार्ट तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कर सके, उस तक पहुंचा सके। तो लंग्स ने क्या किया था, लंग्स ने लेफ्ट आर्टियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लेफ्ट आर्टियम में आने के बाद इसने डिलीवर कर दिया था लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सबको याद होगा यहाँ से एक ट्यूब निकल रही थी, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही थी जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ले जाने का काम कर रही थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम था आयोर्टा। आयोर्टा वो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली सबसे मोटी जो ब्लड वेसल है उसका नाम है आयोर्टा। ये आयोर्टा क्या करेगी, ये आयोर्टा आगे जाकर के, क्योंकि एक ही ब्लड वेसल पूरी बॉडी के अंदर खुद ही सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक एक पार्ट तक जा करके डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर ये आयोर्टा क्या करेगी, ये खुद को डिवाइड कर लेगी, ये खुद को डिवाइड कर लेगी और आर्टरीज के अंदर, आयोर्टा क्या है, एक मोटी सी ब्लड वेसल है, ये खुद हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं पहुंचा सकती, इस वजह से ये एक, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल क्या कर लेगी, अपने आप को भाई इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड कर लेगी। ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये बहुत सारी आर्टरीज जो हैं, ठीक है, ये बहुत सारी आर्टरीज जो हैं जिनका डायमीटर आयोर्टा से छोटा होगा, मतलब वो आयोर्टा से थोड़ी सी पतली ट्यूब्स होंगी, वो हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर जा करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करेंगी। इतनी बात आई समझ। अब हर एक बॉडी पार्ट के अंदर ये आर्टरीज अगर ब्लड को डिलीवर कर रही हैं, तो किडनी भी क्या है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। तो जिस तरीके से ये आर्टरीज हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे के आ रही हैं, तो कोई ना कोई आर्टरी ऐसी भी होगी जो किडनी तक ब्लड को पहुंचा रही होगी। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ये आर्टरी जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है और किसको दे रही है, हमारी किडनी को दे रही है, किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है। हर एक ऑर्गन के लिए बायोलॉजी में कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम जैसे कि हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। लंग्स के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, भाई लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारी ये जो किडनी है उसके लिए हम रीनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, रीनल वर्ड यूज करते हैं। तो अब क्योंकि इस बॉडी ऑर्गन तक ब्लड हार्ट से आ रहा है, तो इसको कैरी करने का काम करती हैं हमारी आर्टरीज, ठीक है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरी करती हैं। तो अगर इस बॉडी ऑर्गन तक ब्लड आ रहा है तो वो भी किसके थ्रू आ रहा होगा, किसी आर्टरी के थ्रू आ रहा होगा। हमारी किडनी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रीनल, तो हमने इस आर्टरी को क्या नाम दे दिया, जो हमारे किडनी तक ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, तो हमने उसको नाम दे दिया रीनल आर्टरी। इतने बात आई समझ। अब ये जो रीनल आर्टरी ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल दिया। अब ये जो किडनी है उसकी शेप इस तरीके से तो होगी, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होंगे, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग होगी, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। किसी की भी कोई आउटर कवरिंग होगी, इस किडनी की ये जो आउटर कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, इसको हम नाम देते हैं कैप्सूल। अब ये कैप्सूल है और ये कैप्सूल किसके बाहर प्रेजेंट है, ये कैप्सूल हमारी किडनी के बाहर प्रेजेंट है, और किडनी के लिए हम यूज करते हैं रीनल। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करेंगे, और किडनी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हमने नाम दे दिया कैप्सूल। तो ये कैप्सूल भी रीनल कैप्सूल हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो इस कैप्सूल को हम क्या बोल देंगे, रीनल कैप्सूल। इतनी बात आई समझ के हमारी हार्ट से एक आर्टरी आ रही है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके हमारी किडनी में पहुंचा रही है। जो ये हमारी किडनी है उसके भी कुछ एक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। रीनल कैप्सूल क्यों बोला, कैप्सूल इसलिए बोला क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग है, ये सेफ्टी के लिए है।
और सेफ्टी के लिए कैप्सूल वर्ड हम यूज कर देते हैं। उसके बाद ये जो कवरिंग है वो हमारी किडनी की है, किडनी के लिए रिनेल वर्ड यूज किया, इसीलिए रिनेल कैप्सूल इसका नाम रख दिया। अब उसके बाद ये जो किडनी है ना, इसके अंदर 2 रीजन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 रीजन होते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम 2 नाम दे सकते हैं। ये जो इसका बाहर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इस साइड से, ठीक है, ये बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा कॉर्टेक्स रीजन, इसको हमने नाम दे दिया कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया मेडुला, इसको नाम दे दिया मेडुला। मेडुला और कॉर्टेक्स नाम के ये 2 रीजन हमने बना दिए इसके अंदर। अब इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी और इस मेडुलर रीजन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, हल्के से एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको देखेंगे। भाई किडनी के अंदर ये तो पता चल गया, इसके बारे एक कैप्सूल होती है, किडनी के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेडुलर रीजन होता है। अब वो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है। अब किडनी के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारे मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है या हमारे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, या फिर उस नेफ्रॉन का पार्ट जो है वो दोनों के अंदर कुछ कुछ डिवाइड होके आ रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड में देखो क्या करना है, इतनी बात आई समझ कि ये जो रीजन है हमारा, इसको हम नाम देंगे कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला है इसको देंगे मेडुला। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से, ठीक है, एक रीनल आर्टरी है जो ब्लड को अंदर लेके जा रही है किडनी के, अब किडनी के अंदर वो ब्लड जा रहा है तो क्या किडनी उस ब्लड को स्टोर करके रख लेगी क्या अपने पास? नहीं ना। अगर बॉडी ऑर्गन के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो अगर वो ब्लड अंदर आया है वो ब्लड वापस भी तो जाएगा हर एक बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। पहले भी क्या चीज देखते आ रहे थे भाई, इसी तरीके से देखा था ना कि हर एक बॉडी ऑर्गन के पास ब्लड कहीं भी रुकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। हार्ट भी क्या करेगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक बॉडी ऑर्गन तक पंप कर दिया, उसके बाद बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसके राइट आर्टियम में आ जाएगा। इसी तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। अब ब्लड की एंट्री तो यहाँ से हो गई, ठीक है, कौन से रीजन में होगी, इसको हमने नाम क्या दिया था, इसको हमने नाम दिया था हाइलम, ठीक है। हाइलम रीजन के थ्रू क्या हो गया, हमारे रीनल आर्टरी की एंट्री हो गई ब्लड इसके अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है। अब ये ब्लड जो अंदर आया है वो किसी न किसी के थ्रू तो बाहर भी जाएगा, तो वो भी किसके थ्रू जाएगा, किसी ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा। अब वो ब्लड वेसल जो होगी वो वेन होगी या आर्टरी होगी, बॉडी के अगर किसी ऑर्गन के पास, ठीक है, हार्ट से अगर किसी ऑर्गन के पास ब्लड जा रहा है तो उसको हम नाम देते हैं उस ब्लड वेसल को आर्टरी। अगर किसी बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो वेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, यहां से एक और हम क्या निकाल देंगे, एक ब्लड वेसल निकाल देंगे, ठीक है। मान लो हमने ये ब्लड वेसल निकाल दी। अब ये ब्लड वेसल क्या कर रही है, ये ब्लड वेसल किडनी से ब्लड ले करके बॉडी के दूसरे पार्ट मतलब हार्ट तक लेके जाएगी ये ब्लड को, ठीक है, ये ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगी। अब उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, जो किसी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को डिलीवर कर रही है, उसको हम बोलेंगे वेन, उसको हम बोलेंगे वेन, क्योंकि ये जो वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, या फिर ये बोल दो ब्लड को किसी ऑर्गन से किडनी से हार्ट तक लेके जा रही है, तो उसको बोल दिया हमने वेन। अब ये जो वेन है वो कहाँ से निकली है, वो वेन निकली है हमारे किडनी से, और किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रीनल वेन। बात हुई क्लियर। अब किडनी के अंदर ये तो पता चल गया भी एक कैप्सूल है, इसके अंदर 2 तरीके के रीजन है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ भी रहा है और इसके बाहर से ब्लड जा भी रहा है, उनका भी देख लिया कि वो किसके किसके थ्रू आ रहे हैं। अब ये जो ब्लड जा रहा है वो कौन से रीजन से जाएगा इसके बारे में देखेंगे, और ये नेफ्रॉन नाम की क्या स्ट्रक्चर होती है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इस किडनी को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा हाइलम का रीजन। सेम इसी तरीके से भाई क्या होगा, यहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी अंदर आएगी, ठीक है, इसके थ्रू, ये क्या है हमारी रीनल आर्टरी है, आर्टरी। अब ये आर्टरी अंदर चली तो गई, ठीक है, अब ये चली तो गई, अब क्या होगा इसके साथ, तो देखो
जब ये अंदर जाएगी तो इस तरीके से ये फैल जाएगी हमारी किडनी के अंदर, क्योंकि ब्लड वेसल क्या होती है भाई, ब्लड वेसल का काम ब्लड को कैरी करने का ही होता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लड जो ब्लड वेसल है वो हमारी किडनी के अंदर एंटर कर जाएगी। अब किडनी के अंदर एंटर करने के बाद, अब जब ये किडनी के अंदर एंटर कर रही है, एक सेकंड रुको, अब ये जब किडनी के अंदर एंटर करेगी ना, आर्टरी का क्या काम था, देखो जिस तरीके से अयोर्टा अकेला हर एक बॉडी ऑर्गन तक ब्लड को नहीं पहुंचा रहा था, उसने अपना सब डिवीजन कर लिया था, वो डिवाइड हो गया था बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसको हमने नाम क्या दिया था, आर्टरीज नाम दिया था। ठीक है, हमारे अयोर्टा से आर्टरीज बन गई थी, आर्टरीज आर्टरीज बन गई थी। उसी तरीके से ये आर्टरीज अब पूरी किडनी के अंदर खुद ही नहीं घूम सकती, ये एक ब्लड वेसल पूरी किडनी के अंदर नहीं घूम सकती, हर एक नेफ्रॉन तक क्या नहीं कर सकती, हर एक नेफ्रॉन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को खुद नहीं पहुंचा सकती। तो ये क्या करेगी, ये अपने भी सब डिवीजन करेगी, जिसको हम बोलेंगे आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, अब सारे के सारे आर्ट्रियोल्स यहाँ पे नहीं बना के दिखाएंगे। अब मान के चलो कि मैंने सिर्फ ये 3 ही स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, 3 या 4 स्ट्रक्चर ही बनाए हैं, ठीक है, इनको मान के चलो। अब ये क्या चीज है, हमारी जो आर्टरी है अंदर जा करके, हमारी किडनी के अंदर जा करके ये आर्टरी आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 3 आर्ट्रियोल्स के अंदर, नहीं, हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर मिलियंस के अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, नेफ्रॉन, और एक ही ट्यूब्यूल डिवाइड होकर के क्या नहीं कर सकती भाई, एक ही ये है ना, बहुत सारे मतलब बहुत सारी ट्यूब्यूल्स के अंदर बहुत सारी पतली पतली आर्ट्रियोल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये आर्ट्रियोल क्या करेंगे, ये आर्ट्रियोल इस तरीके से आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे एक्सटेंड हो गए। अब एक्सटेंड होने के बाद अब ये जो आर्ट्रियोल है ये पहले ही पतली सी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, पहले ही पतली सी ब्लड वेसल है। अब ये क्या करेगी, ये जो पतली सी ब्लड वेसल है ना, ये पतली सी ब्लड वेसल इस किडनी के अंदर जाकर एक टाइम के बाद क्या करेगी, बहुत पतली पतली कैपिलरीज के अंदर और डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पहले अयोर्टा था वो आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट हुआ, आर्टरीज आर्टियोल के अंदर कन्वर्ट हुई। अब ये जो आर्ट्रियोल है ये बहुत ही ज्यादा पतली पतली ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे भी पतली स्ट्रक्चर बनेगी, क्या, ब्लड कैपिलरीज। अब इनकी खास बात देखो, जो हमारा आयोर्टा होता है वो किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए मटेरियल्स का डिफ्यूजन नहीं करवाता, या फिर ये बोल दो लेन देन नहीं करवाता। अगर इस ब्लड वेसल के अंदर कोई भी चीज फ्लो कर रही है, भाई ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर चाहे वो प्रोटीन है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, वो उसको बिल्कुल भी अलो नहीं करेगी कि इसके बाहर चला जाए या फिर कोई भी सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाए। ठीक है, ना ही आर्टरीज करेंगी ना ही हमारी आर्ट्रियोल्स करेंगी। लेकिन ब्लड कैपिलरी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज इतनी पतली पतली वॉल वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करेंगी, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस इनसे अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो हमें करवाना क्या है, हमें ब्लड को फिल्टर करवाना है। भाई अगर ब्लड को फिल्टर करवाने का क्या मतलब है, ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, उनको हमें ब्लड से बाहर निकालना है। भाई ब्लड वेसल से बाहर निकालना है। ब्लड वेसल से बाहर कब निकाल पाएंगे, जब वो जो ब्लड वेसल की वॉल है वो अलो करेगी ना चीजों को बाहर जाने के लिए, तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अब ये जो आर्ट्रियोल थी ये पतली पतली कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि ये क्या बना लेगी, एक इस तरीके से गुच्छा सा बना लेगी। ठीक है, ये क्या बना लेगी, एक गुच्छा सा बना लेगी। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने क्या बना लिया, एक गुच्छा सा बना लिया। अब इस गुच्छे से को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारी रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर कर लिया किसने, भाई रीनल आर्टरी ने हमारे किडनी में एंटर किया। किडनी में एंटर करने के बाद वो पतली पतली ब्लड वेसल्स में और डिवाइड हो गई। उसने जब सब डिवीजन किए, उस आर्टरी ने जब सब डिवीजन किए तो उससे आर्ट्रियोल बन गए। आर्ट्रियोल ने भी क्या किया, और भी ज्यादा डिवीजन कर लिए और वो कैपिलरीज के अंदर
चेंज हो गई, ठीक है। अब ये कैपिलरीज क्या करेंगे, कैपिलरीज की वाल बहुत ज्यादा परमिएबल है, इससे कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। जहाँ पे इसने गुच्छा सा बनाया है, ये ब्लड कैपिलरीज जहाँ पे उलझी हुई सी दिखाई दे रही हैं, उसका हमने नाम दे दिया भाई, इसका नाम रख दिया हमने ग्लोमेरुलस। इतनी बात आई समझ। उसके बाद अब ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये एक इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है, इससे घिरा हुआ होता है, इससे सराउंडेड होता है। ये कैप्सूल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसकी दो वॉल होती हैं। ये जो हमें कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो इस ग्लोमेरुलस को अपने अंदर घेरे हुए है, इसकी दो वॉल हैं। ये जो डबल वॉल्ड कैप्सूल हमें दिखाई दे रहा है, इसका हमने नाम क्या रख दिया, इसका भाई हमने नाम रख दिया बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल, ये नाम रख दिया। अब ये जो कैप्सूल है ना, इतनी बात आ गई ना समझ के, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये डिवाइड हो गई थी आर्टरियोल्स, और वो कहाँ पे पैक्ड है, हमारे इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर पैक्ड है। अब ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ना, ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, इसके पीछे से क्या निकलती है, एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। वो जो ट्यूब है ना, वो बहुत ज्यादा क्वाइलिंग में होती है शुरुआत में, ठीक है। इस बाउमेंस कैप्सूल के पीछे से इस तरीके से एक ट्यूब से निकलती है, और वो ट्यूब कॉइलिंग में होती है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, ठीक है। अब ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ट्यूब बोल दो, ट्यूब्यूल बोल दो, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो हम इसको पीसीटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉइल्ड ट्यूब थी, वो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, इस तरीके से हमें दिखाई देगी, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हुई हमें दिखाई देगी, आगे एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये जो आगे एक्सटेंड हुई है, ये कॉइलिंग में नहीं हुई है, ये बिल्कुल स्मूथली यू शेप की लूप बना लेगी, यू शेप की लूप बना लेगी, ठीक है। अब ये लूप है, इसका क्या नाम है, इसको हमने नाम दे दिया भाई लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, ऊपर जा करके, अब देखो ये जो लूप है ना, इसके हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक साइड से तो ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है, दूसरी साइड से नीचे की तरफ उतर रही है। तो जो ये जो लूप है, लूप ऑफ हेनले है, जहां से ये नीचे की साइड जा रही है, उसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग का मतलब होता है डाउन में आते हुए, और असेंडिंग का नाम मतलब होता है कि ऊपर जाती हुई। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, वो एक साइड से नीचे आ रही है, एक साइड से ऊपर जा रही है। तो जिस साइड से नीचे आ रही है उसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिस साइड से ये ऊपर जा रही है इसको बोल देंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इतनी बात हुई क्लियर। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये भी लास्ट में क्या कर रही है, ये भी लास्ट में जा करके इस तरीके से कॉइलिंग बना रही है, इस तरीके से कॉइलिंग बना रही है। जहां ये भी कॉइलिंग बना रही थी, जहां पे ट्यूब स्टार्ट हुई थी, और एंडिंग में भी ये क्या कर रही है, इस तरीके से एक सर्कुलर लूप सी बना रही है। अब ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम दे देंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो हम इसको डीसीटी भी बोलते हैं, ठीक है, डीसीटी भी बोल देंगे। अब ये जो डीसीटी है, ये क्या करेगी, ये जो डीसीटी है वो आगे जा करके, ठीक है, ये जो हमारी दिखाई दे रही है, ये आगे जाके क्या करेगी, एक ट्यूब के अंदर जाके जुड़ जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके की एक ट्यूब के अंदर जाके जुड़ जाएगी। अब ये ट्यूब है ना, ये क्या कर रही है, इसका हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसका क्या नाम होता है भाई, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट क्यों बोला भाई, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बहते जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसीलिए डक्ट बोला। अब इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये इस मटेरियल को कलेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी कि यहाँ से क्या हो रहा था भाई, ब्लड फ्लो कर रहा था, क्या कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था। अब वो ब्लड फ्लो करता करता, चाहे ये आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा हो, चाहे उसके बाद आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुए हो, वहां पे भी ब्लड ही फ्लो कर रहा है। अब वो जब उन्होंने खुद को और ज्यादा डिवाइड कर लिया और वो कैपिलरीज के अंदर चेंज हो गई, ठीक है, और भी ज्यादा पतली पतली ब्लड वेसल्स में जब चेंज हो गई, तब भी उनके अंदर क्या चीज फ्लो कर रही है, तब भी उनके अंदर ब्लड ही फ्लो कर रहा है। और हमारा काम क्या था, हमारा काम था ब्लड को फिल्टर करने का, भाई हमारा काम नहीं, मेरा काम नहीं था
किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करने का, और किडनी के अंदर भी कौन बताया था, भी नेफ्रॉन्स करेंगे ब्लड को फिल्टर। तो ब्लड तो पहुंच गया ना। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब ये नेफ्रॉन क्या करेगा, ये नेफ्रॉन हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को चल थोड़ा सा बता देती हूँ भाई। ये जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज है ना, पतली पतली जो ब्लड कैपिलरीज हैं, पेज पे ही बता दो, खाली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। अब तक क्या था भाई, किडनी थी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन दिखा रखा था भाई, वो किस तरीके से प्रेजेंट है। चलो उसकी पोजीशन के बारे में इतना तो देख लेते हैं। अब हमने एक चीज और बताई थी कि हमारी जो किडनी होती है ना, इस तरीके से उसके दो सेक्शन होते हैं, एक कोर्टेक्स रीजन, एक मेडुला रीजन। अब ये जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, देखो इसका जो पार्ट है वो कोर्टेक्स रीजन के अंदर भी आ रहा है और मेडुला रीजन के अंदर भी। तो हमारी जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, नेफ्रॉन का जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इतना इतना सा, वो होता है हमारे कोर्टेक्स के रीजन में ऊपर वाला पार्ट। और बाकी ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है, लूप ऑफ हेनले है, वो हमारी मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी चीज हुई क्लियर। अब ये हमारा जो नेफ्रॉन है वो किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करेगा उसके बारे में देखिए। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बनाई थी, सबसे पहले हमने बनाई थी स्ट्रक्चर भी ग्लोमेरुलस। इस तरीके से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर सा बना दिया था, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्लोमेरुलस नाम दिया था। और ये भी कहाँ से आ रही थी भाई, हमारी आर्ट्रियोल से आ रही थी। ठीक है, आर्ट्रियोल से आ रही थी। कौन सी आर्ट्रियोल, रीनल आर्ट्रियोल। किडनी के अंदर जो आर्टरी ने एंटर किया था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो या फिर वो ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन चलो मान लो थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी थे। ठीक है, बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी थे। तो ये क्या है, हमारी आर्ट्रियोल। ठीक है, आर्ट्रियोल है। ये क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे क्या था, हमारे वुमेन्स कैप्सूल था। इतनी बात आई समझ। अब ये देखो कि ये ब्लड को फिल्टर कर किस तरीके से रही है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे कर रही है। ब्लड ने यहाँ पे एंटर किया, ब्लड ने कहाँ पे एंटर किया भाई, इस आर्ट्रियोल के अंदर एंटर किया। ये आर्ट्रियोल आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरी नाम की जो स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी क्या करती है, अलाउ कर देती है ब्लड के कंपोनेंट को, ब्लड कंपोनेंट टू पास। इन ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होंगी वो अलाउ कर देंगी इस ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको बाहर जाने के लिए या फिर अंदर जाने के लिए। ठीक है, जब ग्लोमेरुलस इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गया तो इनकी जो वॉल्स हैं उन्होंने अलाउ कर दिया ब्लड के अंदर जितना भी मटेरियल है कि भाई वो बाहर जा सकता है। पीछे से प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के कारण अब क्या हुआ, जितना भी मटेरियल था ना वो इन ब्लड कैपिलरीज की वॉल से बाहर आने लग गया। अब बाहर क्या क्या चीज आई थी, बाहर आई थी हमारी प्रोटीन भी आ गए थे। ठीक है, क्या क्या चीजें आई थी, प्रोटीन भी आ गए थे, वाटर भी आ गया था, मिनरल्स भी आ गए थे। ठीक है, साथ में हमारे नाइट्रोजीनस वेस्ट भी बाहर आ गए थे। ठीक है, प्लस में और क्या क्या चीजें आई थी भाई, नाइट्रोजीनस वेस्ट आ गए थे, प्रोटीन आ गए थे, मिनरल आ गए थे और विटामिन भी आ गए थे। ठीक है, विटामिन भी आ गए थे। साथ के साथ हमारे जितने भी एसिड्स वगैरह थे, जो भी कुछ था, सारी चीजें बाहर आ गई थी। ठीक है, इतनी चीजें जब हमारे ब्लड के अंदर से बाहर आई तो वो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे वो कहाँ पे आए होंगे। अब इसके बाहर तो हमें एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वुमेन्स कैप्सूल, इसके बाहर एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हमारी वुमेन्स कैप्सूल दिखाई दे रही है। तो ये जितनी भी चीजें थी ना, पानी के साथ में सारी चीजें फिल्टर कर दी। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करने का ही काम करता है। जो हमारे नेफ्रॉन है उसका काम ब्लड फिल्ट्रेशन का था, तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम हमारे जो नेफ्रॉन करेंगे ना वो अपने पहले पार्ट में ही कर देंगी। इन्होंने क्या कर दिया, ब्लड को फिल्टर कर दिया, लेकिन फिल्टर करने के साथ साथ इसने क्या कर दिया भाई, जो बेकार चीजें थी वो तो निकाल देनी थी ब्लड से, लेकिन इसने कुछ यूजफुल चीजें थी ना वो भी फिल्टर आउट कर दी।
उनको भी ब्लड से बाहर निकाल दिया। अब अगर ब्लड से परमानेंटली सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है, इस चीज को हमारी बॉडी भी अलो नहीं कर सकती। तो अब ग्लोमेरुलस ने तो हम अपना जो काम करना था वो कर दिया, उसने तो ब्लड के अंदर से वेस्ट के साथ में और भी बाकी चीजें बाहर निकाल दी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लड के अंदर से जो भी यूजफुल प्रोडक्ट बाहर गए हैं ना, उनको दोबारा से अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। अब उसका काम कौन करेगा? अब तक तो यहाँ पे क्या देखा, अब तक यही देखा ना कि ग्लोमेरुलस ने तो ये सारी चीजें फिल्टर कर दी। अब फिल्टर करने के बाद वो इकट्ठी कहाँ पे हो गई? वो इकट्ठी हो गई हमारे बाउमेंस कैप्सूल में, वो हो गई हमारी बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या हो गया, हमारे ये सारी चीजें स्टोर हो गई, ठीक है। अब स्टोर करके तो बाउमेंस कैप्सूल में नहीं रख सकता, तो ये क्या करेगा, इसके पीछे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जो क्या है, थोड़ी सी कोइलिंग वाली है, जो थोड़ी सी कोइल्ड है। अब वो जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये सारा का सारा जो मटेरियल था हमारा, जिस मटेरियल के अंदर हमारे पानी भी था, प्रोटीन भी थे, मिनरल्स भी थे, वाटर भी था, बहुत सारी एसिड्स भी थी, ठीक है, मिनरल्स भी थे, ये सारा मटेरियल अब फ्लो कर जाएगा इस पीसीटी में। ये सारा मटेरियल कहाँ फ्लो कर जाएगा? पीसीटी में। लेकिन पीसीटी के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि ये इस सब्सटेंस में से जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके, उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके, इसके पास वो पावर नहीं होती। उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर आएगा मटेरियल। अब ये लूप ऑफ हेनले क्या करेगी, इस लूप ऑफ हेनले के पास में ये पावर होती है कि वो क्या कर सकेगी, इस मटेरियल के अंदर पानी के साथ में, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ में जितने भी यूजफुल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकले हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब कर सकती है। तो लूप ऑफ हेनले के पास में ये एबिलिटी है, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के पास ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि ये यूजफुल मटेरियल्स को दोबारा से अब्जॉर्ब कर सकती है, वो बात अभी मैं बताऊंगी कि वो कैसे करती है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये वेस्ट, इस वेस्ट रह जाएगा, सिर्फ इस पानी के अंदर वेस्ट बच जाएगा हमारा नाइट्रोजनस, बाकी यूजफुल सब्सटेंस सारे ये अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब वो जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो पानी के साथ हम क्या कर देंगे, वे अगली स्टेज तक पहुंचा देंगे। वो कहाँ आएगी हमारी, डीसीटी आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, हमारी डीसीटी है। अब इस डीसीटी के अंदर जो भी पानी पहुंचा है उसके अंदर कोई भी यूजफुल मटेरियल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट डीसीटी के अंदर आगे, डीसीटी से आगे एक्सटेंड करते ही एक डक्ट निकलेगी, एक पतली सी डक्ट निकलेगी। वो डक्ट क्या करेगी, वो डक्ट जा करके एक नलिका के साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगी। ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस में एंटर किया। ग्लोमेरुलस ने जब एंटर किया तो यहाँ पे थी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। उन ब्लड कैपिलरीज ने उस ब्लड को कर दिया फिल्टर। फिल्टर करते टाइम उन्होंने वेस्ट सब्सटेंस के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकाल दिए ब्लड के। अब जब वो ब्लड के बाहर निकाल दिए तो वो सारा का सारा फिल्ट्रेट कहाँ आ गया, हमारे बाउमेंस कैप्सूल में आ गया। सारा का सारा जो फिल्ट्रेट था जिसमें यूजफुल मटेरियल भी थे और नाइट्रोजनस वेस्ट भी था, वो कहाँ आ गया, हमारे बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। फिर बाद में ध्यान आया किडनी को कि हमने वेस्ट के साथ में कुछ यूजफुल मटेरियल भी ब्लड से बाहर निकाल दिए। फिर उसने सोचा कि इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा भी बॉडी के अंदर, अदरवाइज बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए अब क्या हुआ, इसके पीछे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली जो कि कॉइल्ड थी, बहुत ज्यादा कॉइल्ड थी। उसका हमने नाम दे दिया पीसीटी। अब इस पीसीटी का कोई रोल नहीं होता अब्जॉर्प्शन के अंदर। अब्जॉर्प्शन कौन करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगी भाई हमारी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले अब्जॉर्प्शन करेगी कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी। जिस टाइम पे ये अब्जॉर्प्शन करेगी ना यूजफुल सब्सटेंस का, उसके बाद जो पानी रह जाएगा उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बचेंगे। अब वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे किसी काम के नहीं है, बाकी जो वाटर है वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। जितना यूजफुल वाटर था वो हमारे लूप ऑफ हेनले ने अब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब जो डीसीटी के थ्रू बाहर जाएगा ना, वो सारा का सारा वेस्ट होगा। उस वेस्ट को हम नाम देते हैं भाई यूरिन। उस
वेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, यूरिन नाम देते हैं। ये होता है हमारा टोटली वेस्ट मटेरियल, पानी के साथ में मिले हुए कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई, यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर भी इसका कोई काम नहीं है, नेफ्रॉन ने अपना ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर दिया। अब ये जो यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, इसको हमने क्या करना है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। बॉडी से बाहर निकालने के लिए नेफ्रॉन क्या करेगा, अपना एक डक्ट के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में ये चीज डाल देगा, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को डाल देगा। यहां से क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे हर एक नेफ्रॉन के लिए हर एक कलेक्टिंग डक्ट स्पेशल तरीके से मिलेगी, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स, एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स का बनाया हुआ जो यूरिन होगा उसको कलेक्ट करेगी, इसीलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, जो हमने लास्ट डायग्राम बनाया था, हाँ, यहाँ से क्या हो गया, जैसे कि बहुत सारे नेफ्रॉन, यहाँ भी नेफ्रॉन है, यहाँ भी नेफ्रॉन, यहाँ भी बहुत सारे मिलियंस की संख्या में क्या होंगे, नेफ्रॉन होंगे, वो सारे अपना अपना सिक्रीशन बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट भी होंगी, लेकिन हर एक नेफ्रॉन के लिए एक एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगी, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट भी हमारे पास बहुत सारी होगी। तो क्या अब एक एक कलेक्टिंग डक्ट जा करके हमारे यूरिन की सिक्रेशन करेगी क्या, ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये एक कॉमन डक्ट के अंदर जुड़ती है, ठीक है, वो एक कॉमन डक्ट के अंदर जुड़ती हैं जिसका नाम है पेल्विस, ठीक है। अब ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना मैं बीच में, ये जो बीच में रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जितने भी कलेक्टिंग डक्ट है ना वो अपना सिक्रेशन डाल देंगी इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर जब वो अपना सिक्रेशन डालेंगी तो ये जो कॉमन रीजन हमें दिखाई दे रहा है ना कि सबका पूरे यूरिन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको हमने नाम दे दिया पेल्विस। पेल्विस, पेल्विस रीजन के अंदर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स का जितना भी यूरिन है वो सारा आ जाएगा हमारे पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन हाइलम के थ्रू बाहर ओपन नहीं हो जाएगी, बाहर कहाँ पे ओपन हो जाएगी भाई, इस डक्ट के थ्रू ना, ये बताई थी हमारी रीनल वेन, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी भाई, ब्लड तो वहां से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो यूरिन की फॉर्मेशन हुई है वो कहाँ जाएगी, एक चीज बताई थी कि जो हमारी किडनी होती है उनके बाहर से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने का काम किसका होता है, यूरेटर्स का होता है, उस तक ब्लड को पहुंचाने का काम किसका होता है, यूरेटर्स का होता है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना ये आगे जा करके यूरेटर के अंदर खुल जाएगी। यूरेटर क्या करेगा भाई, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज देगा सारी चीज, पूरे के पूरे यूरिन को। अब ये देखो कि जो हमारी लूप ऑफ हेनले थी उसके अंदर ऐसी क्या स्पेशल बात थी कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पा रही थी, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस थे उनको किस तरीके से बॉडी ये लूप ऑफ हेनले अब्जॉर्ब कर पा रही थी। एक चीज ये भी देखना कि वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो हमारी अयोर्टा होती है वो आर्टरीज के अंदर, और आर्टरी हमारे आर्ट्रियोल बोल दो, सीधा कैपिलरी भी लिख सकते हो, आर्ट्रियोल्स के अंदर, और फिर वो कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो रही थी ना, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो रही थी। ये कैपिलरीज बाद में कंबाइन होके विनियोल्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, विनियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कंबाइन हो जाती है। सबसे पहले क्या हुआ, एक मोटी सी वेन थी, वो पतली पतली वेन बोल रही हूँ, जो मोटी सी अयोर्टा थी, ब्लड वेसल थी, वो पतली पतली ब्लड वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। वो पतली पतली ब्लड वेसल्स और ज्यादा पतली ब्लड वेसल्स में हुई, उसके बाद वो लास्ट में जा करके सबसे फाइन ब्लड वेसल्स, सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर जो पतली ब्लड वेसल होती हैं उनके अंदर जाके चेंज होगी, कैपिलरीज में चेंज होगी। कैपिलरीज के अंदर ये खास बात होती है कि उसकी जो वॉल होंगी ना, उन ब्लड वेसल्स की वॉल होंगी, उनसे कोई भी चीज बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। जिस टाइम पे डाइजेशन पढ़ाया था और जिस टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, वहां पे ये चीज बताई थी कि किस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन है वो अब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन से हम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं। जो हमारी लंग्स थी वहां पे भी ये चीज बताई थी कि हम किस तरीके से ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड लंग्स में छोड़ते हैं, ठीक है। वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही थी पार्टिकल्स की। इसी तरीके से ये जो कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, वो कैपिलरीज एग्जाम्पल ले लो उसी चीज का भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ठीक है। अपने पास था ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब वो
सेल्स के पास गया तो ऑक्सीजन तो उसने किसको दे दी, सेल को दे दी, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई थी, जो वेस्ट थे, ठीक है, वो कहाँ दे दिए, ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी कैपिलरीज में दे दिए। अब जो हमारी ब्लड वेसल थी उसमें पहले क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो किसके अंदर चेंज हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का क्या काम है, वो कैरी करने का काम होता है हमारे वेन्स का, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज आगे विन्यूल्स में और ये वेन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। तो मतलब ये जो हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल कैरी कर रही थी, वही आगे जाके किस में चेंज हुई थी, वही आगे जाके हमारी वेन्स में चेंज हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो हम ये जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है, ये थी हमारी आर्टरी, वो जाके ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो गई थी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना था, ये जो आर्टरी जो हमारी ब्लड कैपिलरीज थी वो वेन्स के अंदर कन्वर्ट होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेशल केस होगा कि ये जो हमारी आर्ट्रियोल थी वो ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट होके वेन्स के अंदर डिवाइड ना होके, ठीक है, वेन्स के अंदर कन्वर्ट ना होके दोबारा से ये क्या बना लेंगे, आर्ट्रियोल बना लेंगी। और वो आर्ट्रियोल फिर क्या करेगा, फिर से ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और वो ब्लड कैपिलरीज हमारी लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ क्या कर देंगी, गैदरिंग कर लेंगी, चारों तरफ लिपट जाएंगे। अब ब्लड कैपिलरीज अगर चारों तरफ हमारे लूप ऑफ हैनले के चिपकी हुई हैं, तो उनकी ब्लड वेसल्स, उनकी जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की, वो बहुत ज़्यादा परमिएबल है। तो इस इन लूप ऑफ हैनले के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन कैपिलरीज में मूव कर जाएगा। इन कैपिलरीज में जब वो मूव करेगा वेस्ट मटेरियल, तो क्या होगा, उस अब ये जो जहाँ से बाहर निकलेगी ना ये वेन, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल यहाँ से बाहर निकलेगी, उसके अंदर अब कैसा ब्लड होगा, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा भाई, वेन्स की कलेक्शन कर लेगा, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो विन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो कहाँ से निकल जाएगी भाई, हमारे इस तरीके से यहाँ से फिर वो रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक बार इतना ही कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में इतना तो पता चल गया कि किस तरीके से वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और किडनी के बाहर वो किस तरीके से निकलता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू।